हेलो स्टूडेंट, आई एम कंचन एंड यू आर वाचिंग KS क्लासेस। आज हम मायो के विषय में पढ़ेंगे। मायो चीन के विचारक है और इन्होंने समाजवादी राज्य की स्थापना की थी। मायो त्से तुंग इनका नाम है, या इनको मायो जडांग भी कहा जाता है। इनका जन्म चीन के हुनान प्रांत में शायो शान गांव में 26 दिसंबर 1893 में हुआ था और इनके पिता एक निर्धन किसान थे। विद्यालय में जब ये पढ़ाई करते थे तो इन पे नेपोलियन, पीटर महान आदि लोगों का प्रभाव पड़ा। अपने गुरु यांग से पश्चिमी विचार ग्रहण करते हुए उनकी विचारधारा चीनी ही बनी रही। जब कहा जाता है कि मायो 18 वर्ष के हुए तो उन्होंने सन यात सेन के नेतृत्व में चीन की पहली क्रांति देखी और कहीं ना कहीं उस क्रांति का उनके मन पे बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ा। तो 1920 में उन्होंने चीनी साम्यवादी दल के सदस्य बन गए। 1925 में उसे दल की केंद्रीय समिति का सदस्य बना लिया गया। तो इस तरह से जितने भी सम्मेलन होते थे साम्यवादी नेताओं के, वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। तो कई बार साम्यवादी दल, और उस टाइम कुआमिंतांग का शासन था वहाँ पर, और वह चाहते थे कि यहाँ से समाजवादी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से उखड़ जाए। तो मायो ने 1935 में चीनी साम्यवादी दल का पूरी तरह से नेतृत्व किया और उन्होंने, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उन्होंने युद्ध के स्थान पर गोरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाई। खुला युद्ध वो पसंद नहीं करते थे, और कौन से युद्ध को पसंद करते थे? वो गोरिल्ला युद्ध को। और कहीं ना कहीं 1949 में कुओमिंतांग शासन का पतन हो गया और जो चियांग काई शेक थे उन्होंने चीनी भूमि को छोड़ दिया। फिर तब से 1949 में मायो के नेतृत्व में चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई। तो इस तरह से कहीं ना कहीं कहा जाए कि चीन के भाग्य निर्माता या चीन को तरक्की दिलाने में मायो की काफ़ी अहम भूमिका रही है। जैसा कि आप देख ही रहे हो कि 1949 में समाजवादी राज्य की इन्होंने स्थापना की और जब तक वो जीवित रहे पूरी तरह से इन्हीं के हाथों में नेतृत्व था। तो मायो त्से तुंग ने चीनी क्रांति के लिए किसान वर्ग को विश्वास में लिया। आप यहाँ देखना, किसानों में असंतोष फैला हुआ था क्योंकि उनकी फसलों के हिसाब से उन्हें पूरा हक नहीं मिलता था। तो उन्होंने किसान को अपने विश्वास में ले लिया और उसी के आधार पर इन्होंने क्रांतियाँ की। अब हम बात करते हैं मायो त्से तुंग या मायो जडांग की पुस्तकें। उनकी बुक है ऑन न्यू डेमोक्रेसी 1940, ऑन कॉन्ट्राडिक्शन 1952, ऑन प्रैक्टिस एंड कॉन्ट्राडिक्शन, ये इनकी सबसे पहली पुस्तक है 1937, पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप 1949। इन्होंने ये समाजवादी क्रांति को बहुत मानते थे और इनका यही कहना था कि समाजवादी व्यवस्था अपनाई जानी चाहिए जिससे राज्य के हक में सारी चीज़ें रहे और राज्य अपने देश के विकास के लिए सही कदम उठा सके। मायो त्से तुंग द्वारा सोवियत संघ में स्टालिनवाद नीतियों की आलोचना। आपको मैं बता दूं कि जो सोवियत संघ के नेता थे वो लेनिन थे और स्टालिन थे, तो उनकी नीतियों की ये आलोचना करते हैं मायो त्से तुंग। तो यहाँ हम देख लेते हैं। तो स्टालिन ने, मायो त्से तुंग के अनुसार, स्टालिन ने रूस में उद्योगों की स्थापना करते समय रूस में किसानों के हित की उपेक्षा की। यानी मायो कहते हैं कि जब स्टालिन उद्योगों की स्थापना कर रहे थे तो उन्होंने किसानों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और उन्होंने भारी उद्योगों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जबकि कृषि क्षेत्र को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो स्टालिन ने जो योजना अपनाई थी, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था अपनाई थी, उसमें जन सहभागिता तो कहीं थी ही नहीं क्योंकि कहीं किसानों का नेतृत्व था ही नहीं और उन्होंने उद्योगों पर ज़्यादा विकास दिया। मायो ने इस मान्यता को अस्वीकार कर दिया कि समाजवादी व्यवस्था में अवरोध खत्म हो जाएंगे। स्टालिन कहते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में अवरोध या लड़ाई झगड़े खत्म हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर हम एक अवरोध को ख़त्म करते हैं तो दूसरा अंतर विरोध खड़ा हो जाता है
अगर नॉर्मल सी बात है, अगर हम अपनी लाइफ को लेके चले, हम सोचे कि इतने पैसे हों हम ये चीज़ ले आएंगे, हमारे पास वो पैसे भी आ गए और हमने वो चीज़ भी खरीद ली, लेकिन फिर दोबारा हमारी इच्छाएं बढ़ जाती हैं। इसी तरह से जब हम कभी समाज में रहते हैं तो अंतर विरोध होते ही रहते हैं, सभी लोगों के एक से मत नहीं हो पाते। तो इन्होंने यही कहा था कि समाजवादी व्यवस्था में भी अवरोध समाप्त नहीं होंगे, बल्कि समाज में रहते हैं तो अवरोध अपने आप हो जाते हैं। मायो चाहते थे कि इस तरह का समाजवाद हो जिसके अंदर उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण मात्र नहीं था, बल्कि वह चाहते थे कि लोगों की खुद की इच्छा हो, स्वैच्छिक सहभागिता हो, तभी उसके हिसाब से ही हमें आगे काम करना चाहिए। मायो बताते हैं कि उस समय चीन की क्या क्या समस्याएं थी। एक तो जापानी साम्राज्यवाद, क्योंकि जापान बार बार गुलाम बनाए जा रहा था और जापान ज़्यादा से ज़्यादा देशों को गुलाम बनाने की कोशिश में लगा हुआ था। और सामंतवादी शोषण, सामंत किसानों का बहुत शोषण करते थे, इस तरह से किसान भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो जब इन्होंने क्रांति करी तो इनका केंद्र शहर नहीं बल्कि गांव था, और इन्होंने जो अपना युद्ध का तरीका था वो क्या था, गुरिल्ला युद्ध। और ये पहले आपके क्वेश्चंस में पूछा भी जा चुका है कि वो किस तरह के युद्ध को प्राथमिकता देते थे। अब हम बात करते हैं विरोध का सिद्धांत। जैसा कि मैंने बताया था कि मायो ने ये कहा था कि विरोध बने रहेंगे और सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद के पश्चात भी समाज में कभी भी विरोध खत्म नहीं होंगे, क्योंकि विरोध तब होते हैं जब जनता के मध्य आपस में होते हैं और जिसे बिना हिंसा के सुलझाया जा सकता है। तो वो कहते थे ज़रूरी नहीं है कि हिंसा की जाए। तो उन्होंने कहा था चाहे समाजवादी क्रांति हो जाए फिर भी ये विरोध रहेंगे, लेकिन इन विरोधों को आराम से सुलझाने की ज़रूरत होगी। निरंतर क्रांति, क्रांति घटना नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। तो मायो कहते हैं कि समाज में क्रांतियों का दौर चलेगा, क्योंकि लोगों में बार बार विचार बदलेंगे तो उसके हिसाब से वो क्रांतियाँ करेंगे। तो उन्होंने कुछ चीज़ें बताई बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपकी अरेंज करने के लिए भी आ सकती है। पहले उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, पंचवर्षीय योजना क्रांति दी इन्होंने 1953 टू 1957। सैकड़ों फूल खिलने की योजना उन्होंने दी 1957। इसमें उन्होंने कहा था अनेक विचारों को मुक्त रूप में करने की स्वतंत्रता प्रदान की। लंबी छलांग का आंदोलन उनका 1958 से 1960, इसको हम देख लेते हैं, इसके बारे में भी पूछा जाता है। इस आंदोलन के अंतर्गत मायो ने औद्योगिक उत्पादन में एक वर्ष में 100% की वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित करा, लेकिन ये लंबी छलांग का आंदोलन असफल हो गया। तो वो चाहते थे कि ये सफल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। फिर इन्होंने सांस्कृतिक क्रांति का नारा दिया। ध्यान रखना इन्होंने 3 दिए, पहले पंचवर्षीय योजना क्रांति, सैकड़ों फूल खिलने की योजना, फिर लंबी छलांग का आंदोलन और बाद में उन्होंने दिया सांस्कृतिक क्रांति। तो इन्होंने कहा था कि दल में नौकरशाही का प्रभाव रोकना चाहिए, सत्ता के केंद्रीकरण को रोकने का प्रयास किया और लोगों में वैचारिक परिवर्तन का प्रयास किया। यानी ये चाहते थे कि लोगों में विचारों के परिवर्तन हो जाए। इसके द्वारा मायो ने स्कूल और विश्वविद्यालयों के छात्रों की निष्ठा प्राप्त करने की कोशिश की। उन्होंने स्कूल के बच्चों से, विश्वविद्यालय के बच्चों से बातचीत करी और कहीं ना कहीं उन्होंने उनसे निष्ठा प्राप्त करने की कोशिश की और उन्होंने केंद्रीकरण रोकने का प्रयत्न किया, क्योंकि अगर केंद्रीकरण हो जाता तो कहीं ना कहीं ये सरकार साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ जा सकती थी। और मायो ने कहा वे बुजुर्ग तत्वों से चीन को खाली कराना चाहते हैं। तो वो कहते थे कि जो भी पूंजीवादी वर्ग की स्थापना करना चाहते हैं वो उन्हें पसंद नहीं करते और वो उसको हटाना चाहते हैं। लाल सुरक्षा कृमि, सांस्कृतिक क्रांति को ये प्रभावी बनाना चाहते थे, यानी ये नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह से जो बुजुर्ग वर्ग है या पूंजीपति वर्ग है उनका सत्ता पे कब्जा ना हो जाए। इसीलिए उन्होंने कुछ सैनिकों की तैनाती की गई और इनके हाथों में मायो की विचारधारा से प्रेरित एक लाल किताब होती थी, इसीलिए इन्हें रेड गार्ड कहा गया। और कहीं ना कहीं ये क्रांति के प्रहरी बने
और एक तरह से यहाँ की जो सेना थी उसमें मायो ने माओवादी विचारधारा के रंग भर दिए। जो इनकी सेना का नेतृत्व था वो जियोंग क्यूंग ने किया और उनके 3 सहयोगी थे झांग चुनक्यो, याओ वेन्युआन तथा वोंग होंगवैन। ये मायो की सांस्कृतिक क्रांति लागू करना चाहते थे। ये नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह यहाँ पर जो बुजुर्गा वर्ग है वो आ जाए। तो इसके बाद क्या हुआ, जब मायो की मृत्यु हुई 1976 में, तो इनके ऊपर आपराधिक मुकदमा चला। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जैसे ही ये समूह ख़त्म हुआ, मायो की जो सांस्कृतिक क्रांति थी वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो गई। मायो की क्रांति की विशेषता। मायो ने पहली बार किसानों को क्रांति का अगुवा बना दिया। मायो ने चीन जैसे सामंतवादी समाज में क्रांति को संभव बना दिया। उन्होंने कहा कि चीन जैसा जो सामंतवादी समाज है उसमें भी क्रांति हो सकती है। मायो पहले मार्क्सवादी विचारक थे जिन्होंने सैनिक शक्ति पर इतना ज़्यादा बल दिया। मायो का एक प्रसिद्ध कथन है कि शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। तो ये कहते हैं कि जो शक्ति है वो बंदूक की नली से निकलती है और ये एग्ज़ाम में आपका पूछा जा सकता है। मायो ने महिलाओं का भी समर्थन करा है। उन्होंने यह भी कहा है कि कहीं ना कहीं महिलाओं ने आधा आसमान सिर पर उठा रखा है। उनके युद्ध की रणनीति थी कि आक्रमणकारी दुश्मन के विरुद्ध सामरिक रक्षा की रणनीति, लोगों की आक्रमणकारी रणनीति एवं दुश्मन का पीछे हटना। चीन में समाजवादी राज्य 1978 में चीन के साम्यवादी दल के नेता थे डेंग शियाओपिंग ने चीन के स्वरूप के समाजवाद का नारा दिया। जब इनकी मृत्यु हो गई उसके बाद, यानी कहीं ना कहीं उनके विचार बाद में काफ़ी लागू रहे, लेकिन उन्होंने आधुनिकीकरण का नाम दिया। इन्होंने पूरी तरह से सोवियत संघ की तरह समाजवादी अर्थव्यवस्था ख़त्म ना करके कुछ औद्योगिकरण कर दिया। जैसे सबसे पहले इन्होंने कृषि का औद्योगिकरण करा, फिर उद्योगों का औद्योगिकरण करा। इस तरह से इन्होंने चीन में आर्थिक प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए निजी निवेश को भी आकर्षित करा। इन्होंने चीन के साथ जो संबंध ख़त्म कर रखे थे अभी तक एकांतवास उसको भी ख़त्म करा और धीरे धीरे अपने जो संपर्क थे वो बढ़ाने चालू करे और कहीं ना कहीं विकास की नीति पर ले आए। आज आप देख ही सकते हो कि चीन कितनी तरक्की कर रहा है। तो चीन ने समाजवादी के साथ साथ पूंजीवादी दल का मिश्रण करा और उसके आधार पर धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। और कुछ टाइमों में उनका लक्ष्य है कि 2040 तक शायद वह अमेरिका को पीछे छोड़ दें। ये मेरी मायो के ऊपर वीडियो थी। साथ ही मैंने जो पहले के विचारक कराए हैं उनकी नोट्स के थ्रू मैं 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगी वीडियो, जिससे आपके लिए इजी रहेगा एग्ज़ाम के लिए। लास्ट टाइम पे आप वो वीडियो देख जाना और आपका क्लियर हो जाएगा, यानी जो भी क्वेश्चंस होंगे उसी में से अटैम्प्ट होंगे। अगर आपको कहीं कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग KS क्लासेस।